तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा ब्रह्मास्त्र का ये चैप्टर है हमारा कोशिका, जो कि हमारा क्लास 11th का। आप चाहें तो इसे 11th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं या नीट स्टूडेंट भी देख सकते हैं, या अदर किसी सब्जेक्ट मतलब से रिलेटेड हो, BMLT वगैरह जिसमें दिया हुआ है टॉपिक, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण हाईलाइट पॉइंट है जिन पर ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके बाद जो हमारे 30 से 32 ईयर के हैं, मैं उसके लिए भी क्वेश्चन जो है हमारे बनाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोशिकाओं को जोड़ने वाला कोलेजन प्रोटीन जंतु जगत में पाया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? जी.एन. रामाचंद्र ने की थी। जो हमारा कोलेजन होता है वो हमारा तिहरी कुंडली संरचना होता है, यानी ट्राइहेलिक्स संरचना जो स्ट्रक्चर होती है हमारी, वो होता है। यहाँ जो कोलेजन होता है वो कौन सी कोशिकाओं में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है? तो वो थी हमारी कौन सी सेल है? जंतु सेल, यानी कि जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें जो है कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स देखिए, इसी जो हमारा 1 नंबर जो डला हुआ है उसके अंदर हमारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे हमारा कि सर्वाधिक एनिमल किंगडम है उसमें पाया जाने वाला प्रोटीन एक कौन सा है, तो हम बोलेंगे उसको कोलेजन प्रोटीन। अगर दे दिया क्वेश्चन में कोलेजन क्या होता है, तो कोलेजन हमें बताना है कि कोलेजन प्रोटीन होता है। अब कोलेजन जो है उसकी खोज किसने की थी? तो कोलेजन की खोज हमारे जी.एन. रामाचंद्र ने की थी। अब जो कोलेजन होता है वो कैसा होता है? तो वह तिहरी कुंडली संरचना होता है, यानी कि हमारा ट्रिपल लेयर वाला होता है, ट्रिपल कुंडलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पादप जगत यानी कि एनिमल किंगडम में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो उसका बोलना है हमारे को रूबेस्को प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है फ्रेंड्स? हमारा रूबेस्को प्रोटीन है। इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसके बारे में ही बताने जा रही हूँ। ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों में एक अकेली कोशिका जीवन यापन कर सकती है। इसका यह है कि कोशिका जीवन की इकाई है। फ्रेंड्स, हमें पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी है कि ऐसा क्यों कहा गया है। कोशिका को जीवन की इकाई इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारे सूक्ष्म जीव यानी कि हमारे बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनमें से किसी एक सेल्स को अलग कर दिया जाए तो वह अकेली जीवन यापन कर सकती है। जीवन में मतलब जो जीवन यापन करने के लिए जो भी क्रियाएं, जो फंक्शंस होते हैं, करने पड़ते हैं, वो सभी जो फंक्शंस है एक अकेली जो सेल्स है वो कर सकती है। वो जनन कर सकती है, वृद्धि कर सकती है, उपापचय कर सकती है, वो सभी जो प्रोसेस है वो कर सकती है एक अकेली कोशिका। अगर उसको किसी बैक्टीरिया से अलग कर दिया जाए तो उसका मतलब है वो सेल्फ होती है, सेल्फ डिपेंड होती है। उसको मतलब जीवित रहने के लिए, वृद्धि, जनन, किसी भी चीज़ के लिए अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ही उसको जीवन की इकाई कहा गया है। तो यहाँ सूक्ष्म जीवों में अधिक होता है। जीवाणु जो होता है, जीवाणु में वहाँ निर्जीव मानी जाती है, मतलब उसमें कोशिका नहीं पाई जाती। वहाँ जीवन यापन तो करता है पर उसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। जीवन की आधारभूत इकाई जीवित कोशिका की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका मतलब यह है कि जिसमें भी कोशिका की अगर उपस्थिति पाई जाती है तो हम उसे जीवित मानेंगे। अगर उसमें कोशिका की उपस्थिति नहीं है यानी कि कोशिका अनुपस्थित है तो हम उसे निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे। ऐसा इस टॉपिक के अंतर्गत कहा गया है। यहाँ हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखते हैं तो आपको ये वहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं पहले एनसीईआरटी में से पढ़ती हूँ, उसके बाद ही ये क्वेश्चन लिख कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, और आप चाहें तो इसे एनसीईआरटी में मिला भी सकते हैं। कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होती है वही जो है जो सेल्स होती है हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होती है। ये हमारे जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। अब फ्रेंड्स, हम इस कोशिका के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो सन 1665 में
जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पादप यानी कि एनिमल मतलब सॉरी प्लांट में जो कॉर्क कोशिका होती है यानी कि कॉर्क सेल होती है, उसका निरीक्षण सर्वप्रथम यानी कोशिका को बताया था। कॉर्क जो पादप कॉर्क है उसके बारे में बताया था कि जो ये है कोशिका होती है, मतलब सबसे पहले डिफाइन इनने किया था। वो किसमें, मृत या डेथ कोशिका के अंतर्गत इन्होंने किया था। उसके बाद में हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहुक आए, क्योंकि जो है ये हमारे रॉबर्ट हुक है, इन्होंने कुछ भी नहीं था, सिर्फ दूर से देखकर ही बोल दिया था ऐसे ही कि हाँ ये कोशिका है। उनको मतलब कन्फर्म नहीं पता था, इसलिए इनका इतना वो नहीं है। जैसे ही हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहुक है, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, और उसी इलेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने जो है कोशिका यानी कि सेल का पूर्ण रूप से अध्ययन किया तथा बताया कि यहाँ कोशिका इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट होता है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? जो न्यूक्लियस की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। फ्रेंड्स, अभी ऊपर पानी आ रहा है, मैंने दिन में स्टडी की थी और अभी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ती हूँ और आप तक भी ये पहुँचाती हूँ। आप आवाज़ सुन ही सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? जो सेल प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? तो जो स्लीडन एंड स्वान है, ये स्लीडन और स्वान एक नहीं है। स्लीडन और जो स्वान है ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब देखिए जो हमारे स्लीडन है, पहले हम स्लीडन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम स्वान के बारे में जानेंगे। जो स्लीडन है 1838 में, मतलब ये इसमें भी देखिए ये क्वेश्चन है ना, जो हमारा 10th है उसमें भी 2-3 चीज़ें बताई गई है। जो स्लीडन है उनके बारे में पूछा जा सकता है कि वो साइंटिस्ट कहाँ के थे, तो अगर आपका ऑप्शन में आता है जर्मनी तो आपको लिखना है वहाँ जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आता है आपका कि जो स्लीडन है वो किसके जनक माने जाते हैं? तो जो वनस्पति विज्ञान है ना, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? वनस्पति यानी बॉटनिकल साइंटिस्ट थे, उनके बारे में यह भी बताया गया है। तो ये 1938 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की जो हमारे पौधे हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ये किनका कथन था? ये हमारे जो स्लीडन जी थे साइंटिस्ट, उनका कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारे फिर आए उनके बाद स्वान, 1939 में, उनके एक साल बाद ही आए। स्वान के बारे में भी यही लिखा गया। अगर जो हमारे साइंटिस्ट है स्वान के बारे में पूछा जाए, साइंटिस्ट जी के बारे में, तो हमें बताना है कि वो हमारे ब्रिटिश के थे। और नेक्स्ट उनके बारे में पूछा जाता है तो प्राणी वैज्ञानिक थे। कौन से थे? हमारे जंतु वैज्ञानिक, जिन्हें जूलॉजिकल साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है, थे, जिन्होंने कहा जंतुओं के बाहर पतली परत पाई जाती है जिसे जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। और उन्होंने यहाँ भी बताया कि इसमें सेल वॉल यानी कि हमारी कोशिका भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद में उन्होंने जंतुओं के बारे में तो बताया ही, साथ ही उन्होंने पादप के बारे में भी बताया। इन्होंने बताया कि कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और उसके साथ साथ जीवद्रव झिल्ली भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति तो होती है और इसमें जीवद्रव झिल्ली भी पाई जाती है। अब पादप तथा जंतु सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। पादप हो या जंतु, सभी में कोशिका पाई जाती है, यानी कि हमारी जो सेल होती है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इनका सिद्धांत। अब ये बताइए, स्लीडन एवं स्वान ने जो हमारा प्रिंसिपल तो दिया था, लेकिन इनका प्रिंसिपल ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। कुछ बातें बताने में या क्या बोलते हैं असफल रहे, जिनके कारण इनका सिद्धांत ज़्यादा चला नहीं। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सी बात थी जो यहाँ जो स्लीडन एवं स्वान जो साइंटिस्ट है वो बताने में असफल रहे, जिसके कारण उनका जो है ज़्यादा चला नहीं सिद्धांत। इनका सिद्धांत यहाँ बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। इन्होंने ये तो बता दिया कि ये कोशिका है,
बट ये नहीं बता पाए कि जो कोशिका से अगर नई कोशिका बनती है तो किस प्रकार बनती है। तो फिर नए जो है हमारे नए साइंटिस्ट आए, उनके बाद में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला इसका सिद्धांत दिया हमारी सेल का, कोशिका का, वो थे रोडोल्फ विर्चो। जो रुडोल्फ विर्चो जो हमारे थे, उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि नई कोशिका कैसे बनती है। तो जो हमारी पुरानी सेल्स होती है उनका ही विभाजन यानी कि डिवीज़न हो जाता है और उनका जो केंद्रक होता है वो दो केंद्रक में बँटकर, दो विभाजित होकर दो हमारी नई सेल्स बना लेता है। तो यानी कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो उन्होंने कुछ दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब वही है, पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स आगे हम आ जाते हैं कोशिका के इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ जो ज़रूरी पॉइंट है उसके बारे में बताती हूँ। जो अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो सेल्स होती है वो कितने टाइप से की होती है। तो हमारी जो सेल्स यानी कि हमारी कोशिका है वो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पूर्व केंद्रकीय अवस्था, यानी कि केंद्रक के ना बनने से पहले की जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व केंद्रकीय अवस्था, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक के स्थान पर जो केंद्रिकाभ पाया जाता है। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो केंद्रिकाभ यानी न्यूक्लियोइड पाया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका अंग होते हैं। कोशिका अंग यानी कि हमारे सेल ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है तथा उसका आकार यानी कि साइज या व्यास क्या होता है, तो हमारी जो सबसे छोटी कोशिका होती है ये होती है हमारी माइक्रोप्लाज्मा, जिसका जो आकार है, जिसका व्यास है 0.3 माइक्रोमीटर, या जिसे हम 0.3 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो माइक्रोप्लाज्मा का उदाहरण दीजिए, उसका साइज बताइए। तो जो हमारा पीपीएलओ है, पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज़ है ये इससे भी छोटा होता है, 0.1 या 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। अगर ये क्वेश्चंस में आए तो माइक्रोप्लाज्मा का एग्जाम्पल बता सकते हैं, जिसका क्या बोलते हैं, जो हमारी माइक्रोप्लाज्मा से भी छोटी होती है। अब जीवाणु का आकार यानी कि साइज़ क्या होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है।